हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सप्लाई। तो एक बार छोटा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था सप्लाई चैप्टर का। तो सप्लाई चैप्टर में हमने किया था सप्लाई का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज जो कि एक प्रोड्यूसर क्या होता है, विलिंग, राइट, इच्छा भी है उसकी प्लस एबिलिटी भी है, राइट, जो कि goods and services that a producer is willing and able to supply एट अ गिवन प्राइस। प्राइस तो पता होना चाहिए क्योंकि प्राइस के हिसाब से ही वो डिसाइड करता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है। ज़्यादा प्राइस होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, कम प्राइस होगा तो कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा, राइट। प्लस उसे पता भी होना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम, मुझे कब सप्लाई करना है, मुझे ईयरली करना है, मंथली करना है, हाफ ईयरली करना है, राइट, वीकली करना है, राइट। तो देयर शुड बी अ टाइम पीरियड ऑल्सो। अगर ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि सप्लाई क्या है, इज डिजायर्ड क्वांटिटी नॉट एक्चुअल क्वांटिटी। इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था। सपोज करो मेरे पास स्टॉक है 5000 पेन्स का, राइट। प्राइस चल रहा है मार्केट में 10 रुपये पर पेन। तो इस 10 रुपये पर पेन प्राइस पे आई एम रेडी टू सप्लाई ओनली 4000 पेन्स, राइट। तो मैंने मार्केट में ऑफर करी कितनी, 4000 पेन्स। तो तो मेरा जो सप्लाई है क्या वो 5000 पेन्स होगी या 4000 पेन्स? 4000 पेन्स विल बी द सप्लाई, राइट। तो सप्लाई डिजायर्ड क्वांटिटी है, मैं कितनी डिजायर कर रही हूँ, कितनी इच्छा कर रही हूँ कि स्टॉक में से मैं कितना यूनिट्स मार्केट में ऑफर करूँ, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी तो क्या है, ये स्टॉक है, ओके। तो दिस इज योर, सो दिस इज योर सप्लाई, ओके। ठीक, तो हम बोल सकते हैं सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई किसका पार्ट है, स्टॉक का ही तो पार्ट है। 5000 में से मैंने कितना सप्लाई किया, 4000 यूनिट्स, ओके। चलो, आज हम आते हैं अपना लॉ ऑफ सप्लाई पे। ठीक है, तो अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। उससे पहले थोड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं छोटी छोटी। अब जैसे जो मेरी सप्लाई है वो डिपेंड करती है ऑन मेनी फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, जैसे कि प्राइस ऑफ गुड, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, राइट, जो हमने कल की क्लास में किए थे। ठीक है, तो सप्लाई हमारे डिपेंड करती है ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट। तो जो ये रिलेशन है, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड दीज फैक्टर्स, राइट, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप या सप्लाई रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स, राइट, राइट, तो इसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं और सप्लाई रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। ठीक,
अब देखें, जब भी हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई का एक अजम्पशन है, वो ये कहता है ये सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं वो रहेंगे कांस्टेंट, एक्सेप्ट क्या, प्राइस ऑफ गुड। जैसे याद करो लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता था, राइट? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि किस चीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाता था? क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, ठीक है। बाकी जो अदर फैक्टर्स होते थे अफेक्टिंग द डिमांड वो क्या रहते थे? कांस्टेंट। यहाँ पे भी सेम वही है, राइट? तो अ, बाकी देखो, प्राइस ऑफ गुड, ओनली प्राइस ऑफ गुड कैन चेंज। लॉ ऑफ सप्लाई में ओनली प्राइस ऑफ गुड्स कैन चेंज। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच में? सप्लाई के और प्राइस ऑफ गुड के बीच में, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा है। बाकी अदर फैक्टर्स को हम क्या मानेंगे? दे रिमेन कांस्टेंट, दे विल नॉट चेंज, जिसको हम सेटरिस पैरिबस भी बोलते हैं, राइट? तो ये बेसिक अजम्पशन है आपका लॉ ऑफ सप्लाई का, कि all other factors to remain constant, to remain constant except price of commodity, ठीक है? Except price of commodity, all other factors will remain constant, जिसको हम ceteris paribus भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि हम अगर और फैक्टर्स बीच में लाएंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? कैसे? ये मैं आपको डिमांड में भी समझाया था। देखो, रूल क्या है, एक जनरल लेमैन का रूल क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई का रूल क्या है, कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं मार्केट में, नॉर्मल रूल, प्राइसेस अगर मार्केट में बढ़ते हैं तो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। आप अपने आप को एक सप्लायर की जगह पे रख के देखो, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप बेच रहे हो उसके सेलिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सप्लाई बढ़ा दोगे, राइट? तो जब प्राइस बढ़ते हैं तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या होगी? बढ़ती है, ओके? तो यही तो होता है लॉ ऑफ सप्लाई, राइट? यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक? तो लॉ ऑफ सप्लाई ने बेसिकली किस किस के बीच में रिलेशन देखा? वही क्वांटिटी सप्लाइड और किसके बीच में? प्राइस ऑफ गुड के बीच में, ठीक है? अगर जो अदर फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द सप्लाई, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी है या गवर्नमेंट पॉलिसी है, चलो अब हम सपोज करो गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज करते हैं, ठीक है? हमने बीच में दूसरा फैक्टर ला दिया, बीच में हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी दूसरा फैक्टर डाल दिया। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है फैक्ट्रीज के लिए कि आपको एक कोटा फिक्स कर रखा है कि इस चीज़ की क्वांटिटी इतनी ही सप्लाई करनी है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक बार लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है ऑन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? तो वहाँ पे ना प्राइसेस कितने भी बढ़ते जाएं, बट क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ेगी, राइट? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है? एक बार लगा रखा है, सप्लाई के ऊपर एक बार लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो हमने देखा यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई जो ये था, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था? कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। बट गवर्नमेंट पॉलिसी में ले आई बीच में, अदर फैक्टर को बीच में ले आई, तो जो उससे हमारा ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो गया। हमने देखा कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी क्या क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी? नहीं बढ़ी, राइट? तो हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? तो जो ये रिलेशनशिप है हमारा बिटवीन दिस प्राइस एंड
क्वांटिटी सप्लाइड, ये तभी ट्रू रह सकता है जब अदर फैक्टर्स क्या रहें जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, बाकी के फैक्टर्स प्राइस के अलावा, राइट। प्राइस के अलावा अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू होल्ड करता है, राइट। बट अगर और फैक्टर्स को बीच में ले आए तो हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप देखने को ना मिले, राइट। अभी हमें कैसे रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, और अगर मार्केट में प्राइस घटेंगे तो सप्लाई भी घटेगी। एरोस की डायरेक्शन सेम है ना? सेम मतलब क्या बोलते हैं हम इसको? अगर एरोस की डायरेक्शन सेम होती है उसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, राइट। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो आ जाइए। तो हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। बाकी सब फैक्टर्स जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, हमने कल देखा था सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज, अदर फैक्टर्स, राइट। पर जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो वी विल सी ओनली द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ गुड्स। हम सिर्फ इन्हीं दो की बात करेंगे, बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट, ये फैक्टर्स क्या रहेंगे? विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो हम सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड और किसकी बात करेंगे? सप्लाई और हम प्राइस की बात करेंगे, बाकी अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करके चलेंगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ceteris paribus। अब तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, एक प्राइस और दूसरा सप्लाई के बीच में, राइट। तो वही लिखा है क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस। जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, और उल्टा अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? इट विल फॉल, ठीक। अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये जनरली सब जगह सही, मतलब सब जगह अप्लाई होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट। वहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में क्या होता है, जैसे लेबर की क्या टेंडेंसी होती है, इसका मतलब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, ये सब जगह ट्रू होल्ड करता है, बट इसका एक्सेप्शन एक क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई का? सप्लाई ऑफ लेबर। तो लॉ ऑफ, तो लेबर के केस में ये लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता, क्योंकि लेबर की क्या टेंडेंसी होती है, जब वो इनिशियली काम करना शुरू करता है तो वो मेहनत करता है, फिर उसके वेजेस बढ़ते हैं तो वो और ज़्यादा क्या करता है? मेहनत डालता है, राइट। वेजेस बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे लेबर की सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई, फिर वेजेस और बढ़ गया। तो अब ना लेबर काम करेगा और मेहनत डालेगा, उसके बाद वेजेस और ज़्यादा बढ़ गया। अब ना लेबर अपने काम नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि लेबर की मेंटालिटी यही होती है कि
अब मेरे पास सफिशिएंट पैसा आ चुका है, तो मैं काम ना भी करूं तो मेरा मेरा आराम से 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है, राइट? उसके कोई ऐसे ड्रीम्स तो है नहीं कि अच्छी कार लेनी है, अच्छा घर लेना है, तो वो संतुष्ट हो जाता है, ही इज सेटिस्फाइड। तो हम देखेंगे जब एक सर्टेन टाइम के बाद वेजेस बढ़ाए जाएं तो लेबर की सप्लाई प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगी, इंस्टेड वो गिर डाउन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर के पास अब सफिशिएंट पैसा आ चुका है। तो हमने देखा जनरली क्या होता है, जब प्राइस बढ़ते हैं गुड्स के, जब आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो सप्लाई भी बढ़ाते हो ना। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे वेजेस को प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं बट उसने लेबर की सप्लाई क्या कर दी, कम कर दी। तो हमने देखा यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या नहीं हुआ, वर्क नहीं कर पाया। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो लेबर की सप्लाई भी बढ़ेगी, यही तो बोलता है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, वेजेस बढ़े, प्राइसेस बढ़े, बट लेबर नहीं बढ़ी, राइट? इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे वर्क नहीं कर पाया। ठीक। अब दे रखा है लॉ ऑफ सप्लाई, इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है एक सप्लाई शेड्यूल के थ्रू, राइट? तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, देखिए इन्होंने एक शेड्यूल दे रखा है। मार्केट में प्राइस चल रहा था 1 रुपीज पर केजी, तो सप्लायर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, 5। फिर प्राइस बढ़ गए, तो उसने सोचा कि यार मेरे गुड्स के सेलिंग प्राइस तो बढ़ गए मार्केट में, अब उसने ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया, 35। फिर प्राइस 3 हुए तो और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, राइट? तो ये लॉ ऑफ सप्लाई ही तो दिखा रखा है उन्होंने। लॉ ऑफ सप्लाई तो है, लॉ ऑफ सप्लाई किन किन चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाता है, बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई ही है। तो लॉ ऑफ सप्लाई को हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर रखा है। तो जब लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन लॉ ऑफ सप्लाई प्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म, तो उसको बोलते हैं हम सप्लाई शेड्यूल। ओके, इट इज नोन एज सप्लाई शेड्यूल। ओके, और अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर दूं तो वो हो जाएगा मेरा सप्लाई कर्व, राइट? एंड when it is presented in graph, तो it's known as supply curve। ओके, तो यहाँ पे मैंने टैबुलर फॉर्म दे दिया, तो ये हो जाएगा सप्लाई शेड्यूल। और अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं, तो उसको प्लॉट करते हैं। इस तरफ हम मेंशन करेंगे प्राइस वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हम करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की बात। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। प्लॉट कर दो। जब 1 रुपीज सेलिंग प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, 5। जब 2 सेलिंग प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, 35। 2 पे 35, 3 पे 45, 4 पे 55, 5 पे 65। तो मैंने इन
पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया। तो हमने देखा सप्लाई का जो कर्व होता है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग है, या फिर हम इसको पॉजिटिव स्लोप भी बोल सकते हैं, राइट। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है मेरा, पॉजिटिव स्लोप या फिर अपवर्ड स्लोपिंग, एक ही बात है, ठीक। अपवर्ड स्लोप क्यों करता है इसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि इट शोज कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे मेरी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाएगी। देखो ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़े क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती गई। जबकि डिमांड कर्व क्या होता था, डिमांड कर्व कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते थे ना वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती थी, कम। तो प्राइस बढ़ते थे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती थी, राइट। तो वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था मेरा कर्व, या नेगेटिव स्लोपिंग होता था। तो डिमांड कर्व होता है नेगेटिव स्लोपिंग, और सप्लाई कर्व होता है आपका पॉजिटिव स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक। पॉजिटिव स्लोप होता है, अब ये एक होता है इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व, एक होता है मार्केट सप्लाई कर्व, राइट। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, देखो सपोज करो मार्केट में 3 फर्म्स हैं, ए, बी, सी, ओके। प्रिवेलिंग जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 30 रुपीज, राइट। मार्केट में ये 3 फर्म्स पेन बनाती हैं, राइट। और पेन का मार्केट रेट क्या चल रहा है, 30 रुपीज, ठीक है। हो सकता है कि 30 रुपीज में फर्म ए कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रही हो, 100। बी कितनी सप्लाई कर रही हो, 120। सी कितनी सप्लाई कर रही हो, 200 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। सप्लाई, तो अगर मैं इंडिविजुअल सप्लाई की बात करूं, तो इंडिविजुअल सप्लाई कितनी हो जाएगी, फर्म ए की 100, फर्म बी की 120 और फर्म सी की 200, राइट। अगर मैं मार्केट सप्लाई की बात करूं तो मार्केट सप्लाई टोटल कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 120 प्लस 200 कितनी हो जाएगी, 420, राइट। तो मार्केट सप्लाई क्या है, सम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म्स, राइट। सारी फर्म्स मार्केट में कितना सप्लाई कर रही हैं उनको मैं ऐड कर दूंगी तो वो हो जाएगा मेरा क्या, मार्केट सप्लाई, ठीक। अब जो मेरा जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है ना वो क्या होता है, इज फ्लैटर, राइट, इज फ्लैटर दैन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर दैन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है, राइट। अब देखो प्राइस चेंज हुए तो फर्म ए ने अपनी सप्लाई को थोड़ा सा उस हिसाब से चेंज कर लिया, प्राइस चेंज हुए तो फर्म बी ने भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा फर्म ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी, ठीक है। तो फर्म्स के अगर मैं फर्म ए का
ग्राफ बनाऊं, सप्लाई ग्राफ, तो वो ना ऐसा आएगा, ऐसा आता है, राइट? ऐसा, राइट? तो यही सेम ग्राफ आएगा ऑफ बी एंड सी। सबका ग्राफ ऐसा ही आएगा, इंडिविजुअल ग्राफ, राइट? ठीक है। अगर मैं कंबाइंड ग्राफ बनाऊं ए बी सी का, उसको मैं क्या बोलूंगी? मार्केट सप्लाई कर्व। तो वो बताऊं कैसा आ जाएगा? वो ऐसा आ जाएगा, राइट? तो हमने देखा जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, जबकि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थोड़ा सा ऐसा होगा, उतना फ्लैट नहीं होता है। मार्केट कर्व तो सीधा फ्लैट है, राइट? तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्राइस चेंज होने का इन फर्म के पे थोड़ा सा असर पड़ा, राइट? बट अब देखो ना, अब मैं सबका एक साथ लूं, राइट? अब देखो, प्राइस चेंज हुआ, फर्म ए पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, फर्म बी पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, फर्म सी पे भी इम्पैक्ट पड़ा थोड़ा सा। बट अगर मैं इन सबको, ए बी सी सबको कंबाइन कर दूं, तो सबका थोड़ा 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 इम्पैक्ट मिला के तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया ना, राइट? तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं तीनों के देखो ना, तीनों को, तीनों के ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, फिर बी का भी ए का भी ऐसा है, बी का भी ऐसा है, सी का भी ऐसा है। अगर मैं तीनों को ज्वाइन करके, तीनों की फिगर्स ज्वाइन करके ग्राफ बनाऊं ना, तो कैसा आपका ग्राफ आएगा? फ्लैट आएगा, राइट? ठीक है। तीनों का ग्राफ बना के क्या आएगा मेरा? फ्लैट आ जाएगा। इस टाइप से कर्व नहीं आएगा, थोड़ा सा फ्लैट, सीधा आ जाएगा, फ्लैट आ जाएगा। ओके। तो मार्केट सप्लाई कर्व आपका क्या होता है? फ्लैट होता है। और अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो थोड़ा सा एक कर्व होता है, राइट? तो फर्म ए का भी कर्व होगा, बी का भी कर्व होगा, सी का भी कर्व होगा। बट अगर मैं इन तीनों का एक साथ मिला दूं, राइट, मतलब मैं मार्केट की बात कर रही हूं जब, तो अगर थोड़ा थोड़ा इसका थोड़ा फर्क, इसका थोड़ा फर्क, राइट, प्राइस चेंज का थोड़ा सा इसका फर्क, प्राइस चेंज का थोड़ा, इसके क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगी थोड़ा इसका, तीनों का मिला के तो कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो वो जो कर्व है वो हट जाएगा और मेरा कैसा ग्राफ आ जाएगा? ये फ्लैटर ग्राफ आ जाएगा। ठीक। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ उसमें, प्राइस चेंज होने का थोड़ा फर्क होगा ऑन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, बट अब थोड़ा 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 करके मिला देते हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट टोटल में देखो ना, हम बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई चीज ली 100 रुपए की थी, सॉरी 99 रुपीज की थी, तो मैंने कंपनी को दे दिया 100 रुपए। तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने तो सिर्फ 1 रुपया ही एक्स्ट्रा दिया। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 99 रुपीज की जगह कितने रुपए दिए होंगे? 100 रुपए। तो कंपनी को तो कितनी करोड़ों की अर्निंग्स होगी होंगी, वो एक्स्ट्रा एक एक रुपया करके कितने करोड़ों लोगों ने कंपनी को क्रोड्स ऑफ रुपीज की अर्निंग एक्स्ट्रा दे दी। तो मेरे लिए वो 1 रुपया बहुत छोटा है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर हर कोई बंदा एक एक रुपया ऐसा एक्स्ट्रा दे दे तो कंपनी की तो क्रोड्स में अर्निंग एक्स्ट्रा हो गई, राइट? तो टोटल में ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? टोटल में ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके। Therefore we can say that market supply curve is flatter than, yeah, flatter as compared to individual
सप्लाई कर्व। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे याद करो डिमांड कर्व, अगर आपने डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, डिमांड कर्व आपका पता है, तो यहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल वही सेम टू सेम रिपीट हो रही है, राइट। तो दे रखा है यहाँ पे मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व इंक्री, राइट, और इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। इसका क्या मतलब हुआ? दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक थी मूवमेंट, एक था शिफ्ट, राइट। मूवमेंट होता था ऑन द सेम कर्व, एक ही कर्व में अगर मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है तो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, ठीक है। याद करो डिमांड में भी यही था, राइट। एक ही कर्व में मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही थी तो वो किस वजह से होता था? ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस। और अगर शिफ्ट हो जाता था कर्व तो वो किस वजह से होता था? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट। जैसे कि हमने पढ़े ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जब मैं मूवमेंट की बात कर रही हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है। तो मैं अगर क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस की बात करूं तो वो कैसा कर्व आ जाएगा? ये सप्लाई कर्व आ जाएगा। इस तरफ प्राइस ले लो, इस तरफ क्वांटिटी सप्लाइड ले लो। पहले प्राइस था 5 रुपए तो क्वांटिटी सप्लाइड थी 10 यूनिट्स। अब प्राइस बढ़ के हो गए 15 रुपए तो मैन्युफैक्चरर ने 30 यूनिट सप्लाई करनी शुरू कर दी, राइट। तो 5 रुपए में कितनी यूनिट्स सप्लाई कर रहा था? 10 यूनिट्स। और 15 रुपए में कितनी यूनिट्स सप्लाई कर रहा था? 30 यूनिट्स, राइट। तो हमने देखा प्राइस बढ़ने से मेरी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई? बढ़ गई। एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ठीक है। तो इसी तो अगर मैं देखूं मेरा ये मैंने इनको नाम दे दिया ए और बी, राइट। अगर मैं ये बोलूं मूवमेंट हो रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, राइट। पॉइंट बी टू ए, इसका मतलब एक ही कर्व में ऊपर से नीचे मूवमेंट हो रही है। किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि पहले प्राइस 15 हो तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही हो? 30। बाद में प्राइस कम हो गए, राइट, कि 5 हो गए तो अब कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है? 10, राइट। तो एक ही कर्व में मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है, किस वजह से हो रही है? ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, राइट। तो अगर मैं इंक्रीज की बात करूं, सप्लाई कर्व सेम है, ये अलग से नहीं है, ये इसी के नीचे ही है, कंटिन्यू होगा। सप्लाई कर्व इज सेम, ओनली शिफ्ट इन पॉइंट, वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्राइस, ठीक। तो अगर मेरी सप्लाई, सपोज करो पहले केस, पहले मेरा प्राइस था 5 रुपए, मार्केट में चीज का कितने की बिक रही थी? 5 रुपए की। तो मैं कितनी यूनिट सप्लाई कर रही थी? 10 यूनिट्स। अब प्राइस बढ़ गए हैं, 15 रुपये हो गए हैं, तो अब मैं कितनी यूनिट सप्लाई कर रही हूँ? 30। तो हमने देखा क्या मेरी प्राइस बढ़ने से मैंने क्वांटिटी क्या कर दी है? बढ़ा दी है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? एक्सपेंशन, राइट। मेरा पॉइंट बढ़ जाएगा फ्रॉम ए टू बी, तो एक ही कर्व में मूवमेंट मेरी ऊपर को हो रही है तो उसको मैं बोलूँगी एक्सपेंशन, राइट। या फिर मैं उसको बोल सकती हूँ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी तो बोल सकती हूँ, राइट। या फिर मैं इसको अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व भी बोल सकती हूँ, या मैं इसको एक्सटेंशन भी बोल सकती हूँ, राइट।
तो सप्लाई कर्व इज सेम, ओनली शिफ्ट इन पॉइंट ड्यू टू प्राइस। ठीक है, तो इंक्रीज को मैं किस किस नाम से बोल सकती हूँ? क्या क्या टर्म्स यूज कर सकती हूँ मैं इंक्रीज के लिए? एक्सपेंशन इन सप्लाई, राइट, या फिर अपवर्ड मूवमेंट along the supply curve, या फिर एक्सटेंशन बोल सकती हूँ, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर मैं डिक्रीज का करूं, डिक्रीज का मतलब जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। पहले मेरा प्राइस था 15 रुपए, तो मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रही थी? 30। अब प्राइस घट के हो गया है 5, तो अब मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रही हूँ? 5 पे मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रही हूँ? 10। ठीक, तो मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ शिफ्टिंग हो गई है, राइट, बी से ए की तरफ शिफ्टिंग हो गई है। कर्व तो एक ही है ना, एक ही कर्व में शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम बी टू ए, तो इसको मैं बोलूंगी कंट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, या फिर मैं इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकती हूँ। तो मैं क्या टर्म्स यूज करूंगी? कंट्रैक्शन, राइट, या फिर मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व, या फिर मैं बोल सकती हूँ डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब मैं शिफ्ट की बात कर रही हूं, तो अभी तक तो हमने देखा मूवमेंट बेसिकली क्या क्या किसके ऊपर डिपेंड, जब हम लॉ ऑफ किसकी बात करते हैं? सप्लाई की बात करते हैं, तो हम दो ही चीजों को देखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ सप्लाई एक ही फैक्टर से इंपैक्ट हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बट अगर सप्लाई बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से नहीं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो सप्लाई कर्व क्या होगा? सेम नहीं रहेगा, सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो वही है, व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट, दैट इज नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू क्या क्या? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो पहले फैक्टर्स कांस्टेंट थे अब वो चेंज हो गए हैं, उनकी वजह से सप्लाई चेंज हो रही है, राइट, या फिर ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो गई है? डाउन आ गई है, तो जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई है, तो मेरे को प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, तो एज अ रिजल्ट मैं सप्लाई क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सप्लाई बढ़ा रही हूँ, इस वजह से बढ़ा रही हूँ कि मार्केट में प्राइस बढ़े हैं? नहीं, किस वजह से बढ़ा रही हूँ? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो गई है? कम हो गई है, राइट। तो जब मेरी सप्लाई किस वजह से इम्पैक्ट होती है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट, नॉट ड्यू टू प्राइस। प्राइस की तो हमने यहाँ पे बात कर ली, अब हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो जब अदर फैक्टर्स की बात करी जाएगी तो हम उसे बोलेंगे शिफ्ट। हमारा डिमांड कर्व ही क्या हो जाता है? शिफ्ट कर जाता है। पहले ये ओरिजिनल डिमांड, सॉरी, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, ओरिजिनल, हो सकता है मेरा न्यू सप्लाई कर्व ये हो, या हो सकता है मेरा ये हो, राइट।
तो सप्लाई कर्व मेरा राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, नया सप्लाई कर्व आ जाएगा अगर मेरे क्या चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर प्राइस चेंज होता तो इसी कर्व में ऊपर नीचे क्या होती, मूवमेंट होती, बट अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो इस कर्व में, क्योंकि अब यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंजेस नहीं हो रही है सप्लाई, राइट, प्राइस की तो हम बात कर चुके हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे सप्लाई चेंज हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट। तो अदर फैक्टर्स अगर होंगे तो हमारा सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे मैम नहीं इसी कर्व में मूवमेंट ऊपर नीचे होनी चाहिए थी, तो यार इस कर्व में तो मूवमेंट ऊपर नीचे तब होती है ना जब क्या चेंज होता है, प्राइस, बट यहाँ पे तो हम प्राइस की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक। तो अदर फैक्टर्स जब हमारे चेंज होते हैं तो देखो, ये प्राइस था और ये क्वांटिटी सप्लाइड हो रही थी, ठीक है। अब प्राइस सेम है, राइट, प्राइस सेम है, सपोज करो 10 रुपीज, प्राइस सेम है, सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, राइट। सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, तो हमने क्या देखा, प्राइस का यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ पे सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, किस वजह से हुई होगी, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि प्राइस चेंज हुए नहीं, प्राइस तो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे हम जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे, हम मानेंगे कि अदर फैक्टर्स अब चेंज हो रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, बट एक्सेप्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता। सपोज करो एक किसान है, उसको लग रहा है कि मार्केट में वीट के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या वो वीट की सप्लाई बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता, कैसे बढ़ाएगा, राइट। अब देखो जो वीट उगनी होगी वो तो ऑलरेडी उग चुकी है, राइट, उसका एक पर्टिकुलर वेदर था जब वो वीट उगाई जा सकती थी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मार्केट में न्यूज़ में आया कि वीट के रेट बढ़ गए तो फार्मर ने एकदम से वीट बना मैन्युफैक्चर करी और मार्केट में सप्लाई कर दी, नहीं, राइट। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में भले ही उनके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं फिर भी उनकी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते, राइट। तो उनकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक। तो मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व हम बात कर रहे हैं, अ, एक ही सप्लाई कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट है, तो आपको पता है ये किस वजह से ऊपर नीचे मूवमेंट है, ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, ठीक है, ओके। पहले प्राइस ये था तो उस पर ये क्वांटिटी सप्लाइड हो रही थी, फिर प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, राइट। तो ये हो गया और ये हो गया, मेरे पास दो पॉइंट आ गए, पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम सप्लाई कर्व, राइट। तो जो भी, अगर पहले मेरा ये पॉइंट था अब ये पॉइंट पे अराइव कर गई हूँ तो किस वजह से अराइव किया होगा, क्योंकि अब मेरे प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई है। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कैसे मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ऑन सेम सप्लाई कर्व, इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो, उल्टा, पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, अब प्राइस गिर गए हैं, राइट, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी, राइट। तो अब इसको मैं क्या बोलूँगी, मेरी मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मूवमेंट है ऑन द सेम सप्लाई कर्व, इसको मैं बोल सकती हूँ डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकती हूँ। तो एक ही कर्व में मूवमेंट ऊपर नीचे होना इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, राइट। तो उसके लिए मैं क्या क्या टर्म्स यूज करती हूँ, हमने पढ़ा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, या फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व भी मैं इसको बोल सकती हूँ। अब बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट किस वजह से होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, मतलब फैक्टर अदर दैन प्राइस। यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बाकी फैक्टर्स जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, राइट। तो बाकी फैक्टर्स तो हमारा सप्लाई कर्व ओरिजिनल सपोज करो S1 है, अगर मेरा सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, देखो देखो ना, पहले इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, अब उसी प्राइस पे मेरी सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ी, जनरली हम देखते हैं सप्लाई कब बढ़ती है, जब क्या होता है, प्राइस बढ़ते हैं। पर यहाँ पे क्या प्राइस बढ़े? नहीं, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब प्राइस तो, पर यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सप्लाई कैसे बढ़ रही होगी? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक। तो अगर मेरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब मेरी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई है। इसको मैं नाम क्या दूंगी? इंक्रीज इन सप्लाई। याद करो, यहाँ पे मैं दूंगी, जब शिफ्टिंग हो रही है तो इंक्रीज इन सप्लाई, और वहां पे मैं क्या यूज करती थी, Q से Q1 को हम मैं बोलती थी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। फर्क है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और अगर मेरा मूवमेंट इस तरफ हो, लेफ्टवर्ड हो, तो मैं इसको बोलूंगी क्या, मूवमेंट लेफ्टवर्ड, मतलब सप्लाई कम हो गई है। देखो ना, सपोज करो पहले मेरा कर्व ये था, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, अब प्राइस सेम है बट क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई है, कम हो गई है। मेरी क्वांटिटी सप्लाइड 5 यूनिट्स हो गई, पहले 10 थी, जबकि प्राइस तो सेम है, प्राइस 50 रुपीज ही है। तो 50 रुपीज पे पहले मैं सप्लाई कर रही थी 10 यूनिट्स, अब 50 रुपीज पे मैं सप्लाई कर रही हूँ 5 यूनिट्स, तो प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो किस वजह से मैं क्वांटिटी सप्लाइड चेंज कर रही हूँ? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, राइट। तो अगर मेरा मूवमेंट हो रहा है टू दिस साइड, राइट, कौन सी साइड, ये राइट है, ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो रही है, तो ये हो रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, डिक्रीज इन सप्लाई। और वहां पे अगर मेरी मूवमेंट होती थी फ्रॉम Q1 टू Q, तो मैं उसको क्या बोलती थी, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो एक ही वर्ड का फर्क है, राइट, कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग हैं। कई बार बच्चों को ये दोनों सेम लगते हैं पर ये दोनों सेम नहीं है, राइट। एक ही कर्व की बात हो रही है तो मैं उसके लिए क्या क्या टर्म यूज करूंगी वहां पे, क्वांटिटी, राइट। तो इस यहाँ पे मैं एक ही कर्व में जब मूवमेंट ऊपर नीचे होती है तो उसको मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलती हूँ, और अगर कर्व शिफ्ट होते हैं तो उसको मैं बोलती हूँ इंक्रीज इन सप्लाई, ओके। तो इसमें आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। हाँ, सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड। एक्चुअल प्रोडक्शन तो क्या होता है, टोटल स्टॉक, राइट, जितना मैन्युफैक्चरर ने एक्चुअल प्रोड्यूस किया उसको सप्लाई थोड़ी ना बोलते हैं। हो सकता है उसने प्रोड्यूस किया हो 5000 यूनिट्स, पर मार्केट में वो बेच रहा हो कितनी, 4000 यूनिट्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जितना है उसको तो मैं स्टॉक बोलूंगी, राइट। टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक को भी स्टॉक ही बोलूंगी, राइट। स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, मतलब ये 5000, ये भी क्या है, स्टॉक ही है। हाँ, अगला, अमाउंट ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कितने गुड्स मैं ऑफर कर रही हूँ, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल तो है 5000, बट मैं उसमें से कितने ऑफर कर रही हूँ, 4000, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो सब फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, तो इसी को तो मैं क्या बोलती थी, सप्लाई। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, ठीक। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 47 पे।
एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड, राइट। यहाँ पे मैं इंक्रीज इन सप्लाई की बात कर रही हूँ, अभी अभी हमने किया था। एक होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर दैन प्राइस। तो यहाँ पे मैं क्या देखती थी, अगर अदर फैक्टर्स चेंज होते थे तो मेरा कर्व क्या हो जाता था? इंक्रीज इन सप्लाई ना, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, अब ये शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो कौन कौन से वो अदर फैक्टर्स हैं? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इस वजह से भी इंक्रीज इन सप्लाई होता है। फॉल इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अदर फैक्टर में फॉल करता है, यस, राइट। फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी अदर फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से भी इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है, इस वजह से भी इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है, इस वजह से भी इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ अबव, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। तो तो क्या कंक्लूजन हमारा निकला, इसी का लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन 47 का। अगर मेरी इंक्रीज हो रही है इन सप्लाई, तो वो क्या होता है? बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर दैन प्राइस, बाकी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे उसमें। और अगर मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रही हूं, तो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 50 पे। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन कब यूज करती हूं? जब मेरा क्या होता है? सेम सप्लाई कर्व की बात करती हूँ। मैंने आपको बताया ना, एक ही कर्व में मूवमेंट अगर ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, उसको मैं क्या बोलती हूँ? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, राइट। तो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, या फिर मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? डिक्रीज इन क्या क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकती हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये ऊपर वाले का पार्ट है ये सारा, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोल लो या डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोल लो, ये किस वजह से होता है, राइट। तो देखते हैं ऑप्शंस। डिक्रीज इन, ठीक है। अब आपने देखा जो ये एक ही कर्व में मूवमेंट ऊपर नीचे होती है, ये किस वजह से होती है? एक ही कर्व देखो ना, पहले प्राइस था 5 रुपए, उसमें क्वांटिटी सप्लाइड थी 10, मैं 2 केस ले लेती हूँ, ठीक है। फिर ये प्राइस हो गया 7 रुपीज, उस पर क्वांटिटी सप्लाइड है 15 यूनिट्स, ठीक। मैं कंट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, ये मेरा कर्व है, राइट। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा बी है। मैं पॉइंट ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। एक ही कर्व में ऊपर से नीचे, एक ही सप्लाई कर्व में ऊपर से नीचे हो रही है मूवमेंट। तो क्यों हो रही है? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई है? गिर गई है, राइट। तो एक ही कर्व में जो क्वांटिटी ऊपर से नीचे हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, वो किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो वही लिखा है, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ क्या फैक्टर? आपको पता है, इज द रिजल्ट ऑफ क्या? चेंज इन प्राइस। अब हमें देखना है कि चेंज इन प्राइस वाला कौन सा ऑप्शन है। तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कम हो गए, ये तो अदर फैक्टर है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न, ये है, राइट। जिस गुड्स की बात हम कर रहे हैं उसी के प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल। हमें पता है ना, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई
15 से 10 किस क्यों आता है? क्योंकि प्राइस क्या हो गए हैं? गिर गए हैं। देखो ना, प्राइस गिर गए हैं तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई है? गिर गई है। तो जो मेरे कंट्रैक्शन है ए से बी की तरफ आ रही हूँ, ये किस वजह से है? ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइजेस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। ठीक, ऑप्शन बी। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न मतलब खुद की प्राइस कम होना, खुद की प्राइस कम होना। ठीक, ठीक है। अगर वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन कर देते, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, तो आपका आंसर होता एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई किस वजह से होता? मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मूवमेंट फ्रॉम 10 टू 15। एक्सपेंशन किस वजह से होता है? जब प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। यहाँ पे फिर टर्म चेंज हो जाता है एक्सपेंशन और यहाँ पे हो जाता है इंक्रीज। ठीक, लिखना चाहते हैं तो लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 50 का, बिकॉज ऊपर हौच पौच हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन किस वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट इज एक्चुअली बॉट। उससे तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे तो सप्लाई की बात हो रही है, तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। Producers wish they could sell at a high price, राइट, तो ये विश है, राइट, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ विश से काम नहीं चलता। Producers plan to sell, right, plan to sell during a given time period at a given price, ये प्लान है, प्लान से भी काम नहीं चलता। तो मेन रहते विलिंग, राइट। तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट पीपल आर विलिंग, उतनी ही क्वांटिटी तो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा जितना लोग दे आर विलिंग टू बाय। ठीक है, विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। नहीं नहीं, सॉरी, आई थिंक वी आर रॉन्ग। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पे मैंने डिमांड से कंफ्यूजन कर लिया। पीपल आर विलिंग टू बाय, अगेन ये वाला पॉइंट भी आपका किसका है? डिमांड, राइट, तो लिख लो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ये भी वो डिमांड चैप्टर की बात कर रहा है, ये भी वो डिमांड की बात कर रहा है। पीपल आर विलिंग टू बाय, राइट, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डिमांड की बात हो रही है। अब हमारे पास बचे ऑप्शन बी और सी। हम क्योंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं और सप्लाई करता है प्रोड्यूसर, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर है, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट, तो पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स विश दे कुड सेल एट अ हायर प्राइस। विश से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में होता है। तो वही है, एक्चुअल में क्या है, कितना वो प्लान कर रहे हैं टू सेल, राइट, प्लस टाइम पीरियड भी दे रखा है आपको, प्लस प्राइस भी दे रखा है। तो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई, राइट। आर प्रेजेंट हियर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑल फैक्टर्स ऑफ सप्लाई आर प्रेजेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमने लिखे भी थे? विलिंगनेस, प्लस टाइम पीरियड होना चाहिए, प्लस प्राइस भी मेंशन्ड होना चाहिए। उसके बाद 73,
In the book market, the supply of books will decrease if any of the following occurs except. ठीक, बुक मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी, बुक्स की कम हो जाएगी, राइट। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर, सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज नहीं होगी, बाकी सब फैक्टर्स की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो देखते हैं, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स। तो देखो, इसका मतलब मार्केट में जो सप्लाइंग फर्म्स हैं वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो जब सप्लाइंग फर्म्स कम हो जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो पहले फैक्टर की वजह से सप्लाई कम हो रही है, हमें कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जहां पे सप्लाई कम नहीं हो, वही तो लिखा है एक्सेप्ट, तो हमें वो एक्सेप्ट वाला फैक्टर ढूंढना है। ठीक, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक। अब देखो, ये अब चलो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक, प्राइस डिक्रीज क्यों हुआ होगा यहां पे, क्योंकि सप्लाई क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, राइट। ठीक है, बी का मैं आपको रेफ लिखवा रही हूं, राइट। वहां पे इंक्रीज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ बुक्स की वजह से ही प्राइजेस हैव फॉलन। ओके, हेंस प्राइस तो फॉल हुए, राइट। प्राइस तो फॉल हुए ड्यू टू इंक्रीज्ड क्या, सप्लाई। ठीक, तो प्राइस फॉल हुए ड्यू टू इंक्रीज्ड सप्लाई, तो लिख लो वहां पे। यहां पे सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो गए, फॉल हो गए। ओके, अगला फैक्टर, इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बुक। अगर फ्यूचर में बुक के प्राइस बढ़ेंगे, राइट, सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में मैं और ज्यादा प्राइस पे बुक बेच सकता हूं, तो वो आज के रेट पे क्यों बेचेगा, तो आज के रेट में वो क्या कर देगा, अपनी सप्लाई कम कर देगा, राइट। तो टुडे सप्लाई विल फॉल। ओके, ठीक, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेपर यूज्ड। प्राइस ऑफ पेपर, ये पेपर क्या है, जब बुक बनाते हैं तो पेपर इस्तेमाल होता है, तो पेपर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो हमने देखा, जब एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो उससे हमारा क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, राइट, मेरी लागत बढ़ गई है। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक, तो अब देखो, यहाँ पे हमें, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज, राइट, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि सप्लाई डिक्रीज होगी ही होगी, सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है जिससे सप्लाई इंक्रीज होगी। तो देखो, यहाँ पे भी सप्लाई गिर रही है, यहाँ पे भी सप्लाई गिर रही है, यहाँ पे भी सप्लाई गिर रही है, सिर्फ एक ही चीज है, एक ही पॉइंट है यहाँ पे जिससे कि मेरी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट, एंड दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक,
ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, ये क्या है? एक्सेप्शन, राइट? एक्सेप्शन ही तो पूछ रहा है, तो एक्सेप्शन कौन सा वाला फैक्ट पॉइंट है? बी, राइट? तो आप ये करिएगा इसको रीड। बाकी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। कीप स्टडिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।